हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। पौधे को जानिए। ये साइंस बुक है 6 क्लास की, जिसमें चैप्टर 7 में है पौधे को जानिए। इससे रिलेटेड कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अदर एग्ज़ाम के लिए भी, और 6 क्लास के लिए है तो वो तो है ही। ठीक है, आइए तो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। ये जो कथन दे रखा है इसको हमें ठीक करके लिखना है। अब जैसे तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। आप सभी ने देखा है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है? नहीं ना। मिट्टी से जल एवं खनिज कौन अवशोषित करता है? तो वो हमारा जड़ जो होता है, पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करता है। ठीक है। खा में है पत्तियाँ पौधे को सीधे खड़ा रखती है। नहीं, पत्तियों से पौधे थोड़ी खड़े होते हैं। जो पौधे जो होते हैं वो तने से खड़े होते हैं सीधे। ठीक है। अब ग में है जड़ें जल को पत्तियाँ तक पहुँचाती है। ये भी गलत है। जड़ें कैसे जल को पत्तियाँ तक पहुँचाएगी? जो जल जो है पूरे पौधे में कैसे पहुँचता है? वो तो तने के द्वारा। जो तना होता है वो जल को पूरी पत्तियों तक लेके जाता है। ठीक है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, तो ये भी गलत है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या जो होती है समान नहीं होती है। ठीक है। और यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन सही है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े होते हैं तो उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होती है। ठीक है। है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो उसकी स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये भी सही है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियों परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियाँ से जुड़ा हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती का चित्र बनाना है और मूसला जड़। एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया। ये जो आपके बुक में सारणी 7.3 में 3 होगा, उसमें कोई पुष्प दे रखा होगा, उसका अध्ययन करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पत्ती का चित्र, ये तो देख रहे हैं आप, पत्ती का चित्र बनाया है। इसके बीच का जो ये है वो मध्य सिरा है। ठीक है। पत्ती और मूसला जड़ का यहाँ पे आप बना रखा है, आप देख रहे हैं। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुबला हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखते हैं? तो हाँ, हमारे घर के पास रसोई वाटिका में सेम का पौधा लगा है जिसका तना लंबा एवं दुर्बल होता है। हम आरोही वर्ग में रखते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये सेम का पौधा हो गया, या फिर आपका लौकी का होता है वो हो गया, मटर का हो गया। से बहुत सारी है जो जिसका तना जो होता है लंबा और दुर्बल होता है, उसे हम किस वर्ग में रखते हैं? तो हम उसे आरोही वर्ग में रखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। ये पौधे में तने का क्या कार्य होता है, ये पूछ रहा है हमसे कि पौधे जो है उसमें तने का कार्य क्या होता है। तो ये पौधे के सभी वायवीय भागों को धारण करने के लिए स्थान प्रस्तुत करता है। यह पौधे को भूमि पर सीधा खड़ा रखता है, आपने अभी पढ़ा है। यह भूमि से ग्रहण करने वाले खनिजों एवं जलीय विलयन को ऊपर शिखर तक ले जाने तथा पत्तियों तथा निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के नीचे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियों को धारण करता है। ठीक है। पौधे में यह भोजन स्वयं का भी कार्य करता है, संचय का भी कार्य करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस पत्तियों में जलिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? तो जलिका रूपी जो सीरा विन्यास होता है वो गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल, इस सब में जो होता है जलिका विथ सीरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सीरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो वो समांतर सीरा विन्यास पाया जाता है उस पत्ती में। ठीक है। यदि किसी पौधे में पत्ती में जलिका रूपी सीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? जिन पौधों की पत्तियों में जलिका व सीरा विन्यास पाया जाता है वो मूसला जड़ें पाया जाता है उसमें। क्या आप पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान कर सकते हैं? कैसे? हाँ, पत्ती को देखे बिना उसकी पहचान निम्न प्रकार से होती है। वृक्षों का पत्ती में जलिकावात सीरा विन्यास पाया जाता है। वृक्षों में मूसला जड़ें पाई जाती है। चुप पौधों की पत्तियों में भी जालिकावत सीरा विन्यास पाया जाता है। अधिकांश द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाकीय पौधे की पत्तियों में भी जालिकावत सीरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के 4 सामान्य भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। क्वेश्चन 9 था एक ये। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से किन पौधे के फूल आपने देखे हैं? घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना। पौधे के नाम जिनके फूल देखे हैं। तो मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, ये सब तो हमको गांव में देखने के लिए आसानी से छोटे छोटे बच्चों को मिल जाते हैं, जो 6 क्लास के हैं वो भी, और जो उनसे नीचे या ऊपर के हैं उन लोगों को भी। ठीक है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधों में जो पत्ती होता है वो अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर यानी पुमंग पर आधारित भाग में अंडाशय मिलता है। ऐसे 2 पुष्प के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। संयुक्त पंखुड़ी वाले पुष्प गुड़हल, बबूल, मिर्च, मयोक, सूरजमुखी, प्याजी, गेहूँ। और अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प होते हैं जो सरसों होते हैं, मटर, गुलाब। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है आपका पौधे से जानिए चैप्टर। अब इसके आगे का चैप्टर भी हम पढ़ ले रहे हैं जो 8 और 9 है। 1 मिनट वेट कीजिए आप। ये चैप्टर 8 है, शरीर में गति। ठीक है। आइए, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अस्थियों की संधियाँ शरीर को डैश में सहायता करती है, तो इसमें आ जाएगा गति में सहायता करती है। अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर डैश का बनाते हैं, तो वो कंकाल का। कोहिनी की अस्थियाँ डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है, तो कब्जेदार संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियाँ खींचती है, तो पेशियों के संकोचन से अस्थियाँ खींचती है। ठीक है। अब ये है 2 है, इसमें सही गलत ट्रू एंड फॉल्स ये चिन्हित करना है। ठीक है। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है, तो ये सही है क्या कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है? बिल्कुल गलत है। सभी जंतु एक गति से नहीं चलते हैं ना। और उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है, ये भी गलत है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है, ये गलत है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है,
ये भी गलत है। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती है। सही है आपका। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये भी सही है। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुंदुक खलिका संधि क्या है? जो कुंदुक खलिका संधि होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। दो अस्थियाँ की वह संधि जिसमें एक अस्थि का संधि बनाने वाले सिरा गेंद के समान गोल होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे के समान होता है, जिसमें पहली अस्थि का गोल सिरा सभी दिशाओं में घूम सकता है। उदाहरण कंधे की संधि तथा कूल्हे की संधि। ठीक है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल के चेहरे की निचली जबड़े की अस्थि गति करती है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी में कब्जेदार संधि होती है जो एक ही और आगे की ओर मुड़ सकती है, पीछे की ओर नहीं। से भी आ सकता है क्वेश्चन। कोहनी में है वो कौन सी संधि होती है? तो कब्जेदार होती है। और यहाँ पे है कंधे की संधि एवं कूल्हे की संधि जो होती है वो कौन सी संधि कहलाती है? तो ये कुंडल खलिका संधि। ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। कपाल जो है चेहरे की निचले जबड़े की अस्थि वाली गति करने को बता रहा है। ये कॉलम 1 में दिए गए शब्द का संबंध कॉलम 2 में दिए गए एक अथवा अधिक कथनों से जोड़िए। ये इसमें कथन 1 और कथन 2 से जोड़ना है इसको। ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा जो है क का है, ऊपरी जबड़ा किससे है? तो ये एक अचल संधि है। ठीक है। अचल संधि है। यहाँ पे हम क लिख भी देंगे लेकिन लिखा है या नहीं देख लीजिए। मछली जो है वो क्या है? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मछली का जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है। और पसलियाँ जो होती है वो हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा है जो बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा जो है वो शरीर पर पंख होते हैं और बाह्य कंकाल होता है तिलचट्टा का, और इसका हवा में उड़ सकता है। ये तीनों हो जाएगा तिलचट्टा का आपका। ठीक है। ये 8 जो चैप्टर 8 है उसमें इतना ही है। शरीर की गति में हम 9th चैप्टर भी देख लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा ही है। ये है 9th चैप्टर, सजीव एवं उनका परिवेश। आवास किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आ गया है कि आवास जो होता है वो किसे कहते हैं? तो आवास जो है किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करता है, उसे आवास कहते हैं। यानी घर हो गया हम लोग का। ठीक है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो मरुस्थल में जल का अभाव होता है और थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर मिलती है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती है, उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती है तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मांसल तथा रोमली सतह वाली होती है, जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तना हरा, मोटा तथा मांसल होता है जिसमें वे अपना भोजन बना सके। पत्तियों के कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करती है।
पत्ती का जो कंटक रूप होता है, कांटे का रूप, वो पौधे की सुरक्षा करती है। इस प्रकार के कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे हमें। पौधे एवं जंतुओं में पाया जाने वाला विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं डैश कहलाते हैं, तो अनुकूल कहलाते हैं, अनुकूलन। ठीक है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को डैश कहते हैं, तो स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक होते हैं, तो अजैव घटक होते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छम्मक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। तो ये पूछ रहा है निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, मतलब निर्जीव है। जैसे हल हो गया, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव आदि निर्जीव है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। साइकिल, चंद्रमा आदि इस प्रकार की निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें गति पाई जाती है। चंद्रमा अपने आकार में घटता एवं बढ़ता रहता है। ये निर्जीव है पर इनमें सजीव के दो लक्षण है परिलक्षित होते हैं। ठीक है, साइकिल और चंद्रमा। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का खंभा, खाद्य तेल, नमक, सेव, रबड़, ये सब क्या थे? निर्जीव वस्तु है पर किसी समय ये सजीव का अंश थी। जैसे चमड़ा हो गया है, चमड़ा आता कहाँ से है? तो आप सभी को पता है कि जानवरों के चर्म से चमड़ा आता है। मृदा हो गया, मिट्टी, ऊन हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सजीव से, लेकिन ये बाद में क्या हो जाते हैं? ये निर्जीव हो जाते हैं। निम्नलिखित निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव के अंश थी। मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, वही क्वेश्चन है। और सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीव के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। वे सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है जिसमें वे अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सफलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। सजीव के शरीर की विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। सभी जीवधारियों में उत्सर्जन क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में प्रजनन क्रिया होती है। सभी जीवधारियाँ गति करते हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। घास के मैदानी क्षेत्रों में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के परिणाम स्वरूप यहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं, जिससे वे स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण की प्रतिकूलता से रक्षा कर सके। ये था सजीव और उनका परिवेश, चैप्टर 9 था। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर पूरे किए हैं, 7, 8 और 9।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और 6th क्लास के बच्चे अगर आपकी जान पहचान में है तो उनके पास तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।